इस लेक्चर में हमें सीखना है किस गुणनखंड और गुणजों के बारे में। ठीक है, उसका कुछ रोचक तथ्य को समझते हैं। ठीक है, उसके गुण को समझेंगे, उसको गुणधर्म को समझेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्या है। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक लकड़ी या कागज की कुछ पट्टियाँ एकत्रित कीजिए, ठीक है, जिनमें प्रत्येक की लंबाई 3 मात्रक हो। तो आपको देखिए ये बॉक्स दिख रहा है ना, इस तरह से कुछ लकड़ी का या कागज का होना चाहिए आपके पास, और सबका लंबाई कितना होना चाहिए, 3 मात्रक होना चाहिए। यहाँ पे मात्रक का मतलब आप समझते हैं कि मात्रक पहले बताया गया है कि मात्रक क्या होता है। ठीक है, किसी भी संख्या है किसी भी संख्या, मान लीजिए 2 एक संख्या है, ठीक है, इसके बाद अगर आप केजी लगा दिए तो ये आपका मात्रक हो गया। केजी क्या हो गया, मात्रक, किलोग्राम। तो किसी भी चीज़ को आपको नापना है तो उसको बोलिए केजी। जैसे कि आलू आपको चाहिए तो 2 केजी आलू। उसी तरह से 2 के आगे सेंटीमीटर लगा दिए तो ये सेंटीमीटर भी क्या है, एक मात्रक हो गया। तो ये क्या हो गया, ये लंबाई को मापता है। ठीक है, 2 मीटर, तो इस सेंटीमीटर मीटर यही दोनों लंबाई को मापता है। मतलब ये दोनों क्या है, मीटर का कुछ भाग है सेंटीमीटर। ठीक है, छोटा पार्ट है। ठीक है, तो मात्रक का ये मतलब हो गया यहाँ पे। तो क्या बोल रहा है कि एक बॉक्स लेना है आपको। ठीक है, 3 सेंटीमीटर, तीन मात्रक का होना चाहिए वो, जिसका लंबाई। ठीक है, लकड़ी का ले सकते हैं या फिर कागज का ले सकते हैं। उसके बाद क्या करना है, सिरे से सिरा मिलाकर इन्हें नीचे दी गई आकृति के अनुसार जोड़िए। तो यहाँ देखिए ये आकृति जो बनाया गया है इस तरह से आपको जोड़ते जाना है। ठीक है, एक सिरा से ये नीचे वाला देखिए, नीचे 2 बॉक्स है, इसका सिरा में ये बॉक्स है, फिर नीचे 3 बॉक्स है, फिर ये बॉक्स, इस तरह से आपको बॉक्स जोड़ते जाना है। ठीक है, जोड़िए। ऊपरी पट्टी की लंबाई 3 गुने 1। तो यहाँ पे देखिए ऊपर वाला जो पट्टी है इसका लंबाई कितना होगा, 3 गुने 1। कैसे 3 गुने 1 होगा, क्योंकि एक ही पट्टी है, इसका लंबाई 3 है तो ये 3 हो गया। उसी तरह से नीचे वाला पट्टी को देखिएगा तो 2 पट्टी है, तो 3 जोड़ 3 6 हो गया इसका लंबाई। इसका मात्रक, ठीक है, लंबाई का मात्रक तो 6 हो गया। उसी तरह से नीचे वाली पट्टी की लंबाई 3 जोड़ 3 6 मात्रक होगा। ठीक है, साथ ही 6 को किस तरह से लिख सकते हैं, 3 गुने 6, 3 गुने 2। 3 गुने 2 कैसे लिखा गया है, यहाँ पे इसमें पट्टी की संख्या कितना है, ऐसा देखिए, इसमें पट्टी की संख्या 1 है, ये पट्टी का संख्या लिख रहे हैं, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, और एक पट्टी का लंबाई कितना है, 3 है। तो इसको 1 से गुना कर दीजिएगा तो 3 हो जाएगा। इसको 2 पट्टी तो 3 दूने 6, 3 पट्टी 3 तिया 9, 4 पट्टी है तो 4 तिया 12, 5 पट्टी तो 5 तिया 15। इस तरह से आपको लिखते जाना है। ठीक है, देखिए अगली पट्टी की लंबाई, 3 पट्टियाँ हैं तो कितना, 3 जोड़ 3 जोड़ 3 जोड़ 9, 9 हो गया। उसी तरह से 9 को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, 3 गुने 3, क्या है कि 3 पट्टी है तो 3 से गुना कर दिया, एक पट्टी का लंबाई 3 है तो 3 गुने 3 9 हो गया। इस प्रक्रिया को जारी रखते हुए हम अन्य लंबाइयों को निम्न प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो अन्य लंबाई में जैसे कि देखिए किसी भी पट्टी में, इस ये वाला पट्टी में देखिए 4 पट्टी है। ठीक है, एक पट्टी का लंबाई कितना है, 3 है, तो 3 गुने 4 तो कितना हो गया, इस पट्टी का लंबाई 12 हो गया। उसी तरह से इस पट्टी का लंबाई कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 5 गुने 3। ठीक है, हम कहते हैं कि संख्याएं 3 6 9 12 15 3 के गुणज है। गुणज का मतलब क्या होता है, आप पिछली कक्षा में लेक्चर में समझे थे कि मान लीजिए किसी भी संख्या को आपको पता करना है कि कितना का गुणज है, तो 2 का गुणज क्या होगा, 2 का गुणज होगा आपका 2 होगा। ठीक है, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। क्यों, क्योंकि इन सभी चीज़ों को हम 2 से विभाजित कर सकते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं गुणज। ठीक है, और सबसे छोटा गुणज 2 का क्या होगा, 2 होगा। ठीक है, इस तरह से, इसीलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये 3 का गुणज है, क्योंकि इसमें जितने सारे संख्याएं हमें प्राप्त हो रही हैं सब क्या है, 3 से विभाजित किया जा सकता है सभी संख्याओं का। 3 के गुणजों की संख्या सूची को गुणजों की सूची को 18 21 20 के रूप में आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये जो गुणज है, यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, यहाँ तक है, ये है कितना, 15 तक है, यहाँ 3 का गुणज बोल रहे हैं, लेकिन इसको और आगे तक बढ़ाया जा सकता है। कितना होगा ये हम नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अनगिनत गुणज हो सकता है, उसमें 3 3 जोड़ते जाइए। जैसे कि यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, 3 पहला था, 3 में 3 जोड़ा 6, 6 में फिर 3 जोड़िए 9, 9 में 3 जोड़िए 12, 12 में 3 जोड़िए 15, 15 में फिर 3 जोड़िए, कितना हो जाएगा, 18। ठीक है, 18 में 3 जोड़िए 21। इस तरह से आपका क्या होगा कि किसी भी 3 का जो गुणज है वो बढ़ता जाएगा। ठीक है। ठीक है, इनमें से प्रत्येक गुणज 3 से बड़ा या उसके बराबर होगा। तो इसमें से जितना सारा गुणज आपको दिख रहा है वो 3 से बड़ा होगा या फिर 3 के बराबर होगा। तो यहाँ देखिए 3 का गुणज क्या है, 3 का गुणज यहाँ से शुरू से है 3 6 9 12 15। तो इसमें देखिए 3 क्या है, 3 3 के बराबर है, बाकी 6 9 12 15 ये क्या है, ये 3 से बड़ा है।
तो यहाँ पे है कि यहाँ से आपको क्या प्राप्त हुआ, एक चीज़ आपको पता चला कि किसी भी संख्या का जो गुणज होता है वो उस संख्या से छोटा नहीं होता है। जैसे कि यहाँ 3 का गुणज है, यहाँ पे हम देख लिए 3 का गुणज क्या क्या है, 3 है, 6, 9, 12, 15। तो हम किसका गुणज प्राप्त कर रहे हैं, 3 का गुणज प्राप्त कर रहे हैं। 3 का गुणज उसके बराबर हो सकता है, उससे बड़ा भी हो सकता है, लेकिन 3 से छोटा नहीं हो सकता। 3 से छोटा कोई भी गुणज नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से एक रोचक तथ्य पता चला हमको गुणज के बारे में, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आगे है संख्या 4 के गुणज क्या है, 4, 8, 12, 16, 20, 24, ठीक है। ये सब क्या है, संख्या 4 के गुणज है। यह सूची समाप्त नहीं होती है, इनमें से प्रत्येक गुणज 4 से बड़ा या उससे बराबर होगा। तो कोई भी गुणज होगा 4 का या 5 का, किसी भी संख्या का गुणज होगा तो उस संख्या से छोटा नहीं हो सकता है, उस संख्या के बराबर हो सकता है या फिर उस संख्या से बड़ा हो सकता है उसका गुणज, ठीक है। तब आगे अब देखा जाए क्या है, आगे आइए देखें कि गुणनखंडों और गुणजों के बारे में हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो अभी हमको क्या करना है, गुणनखंड और गुणज जो है उसको थोड़ा ध्यान से देखना है, उसको एनालाइज करना है, उसको समझना है, उससे क्या क्या हम प्राप्त कर सकते हैं, क्या क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, उसके साथ खिलवाड़ थोड़ा करना है, गेम खेलना है। चलिए गेम खेला जाए। तो पहला नंबर में क्या करना है, पहला नंबर में एक सवाल उठता है, क्या कोई ऐसी संख्या है जो प्रत्येक संख्या के गुणनखंड के रूप में आती है। तो आपको एक संख्या प्राप्त करना है जो प्रत्येक संख्या के गुणनखंड में आना चाहिए। तो यहाँ पे बोला कि हाँ है, यह संख्या 1 है। उदाहरणतः 6 को हम किस तरह से लिख सकते हैं, 1 गुने 6। उसी तरह से दूसरा उदाहरण 18 को हम लिख सकते हैं 1 गुने 18 इत्यादि। इसकी जांच कुछ और संख्याओं को लेकर कीजिए। तो आपको हम मान लीजिए कि 5 ले लिए, 5 को 1 गुने 5, 8 ले लिए तो 8 को लिख सकते हैं 1 गुने 8, या 9 ले लिए तो 9 1 गुने 9। तो आप देख रहे हैं एक जो है सब में आ रहा है, सबका गुणनखंड है, ठीक है, एक सबका गुणनखंड है। तो यही सवाल पूछा गया है कि क्या कोई ऐसा संख्या है जो सभी का गुणनखंड हो। तो हाँ है। कौन सा संख्या है, 1 है। तो एक सभी के साथ सभी का गुणनखंड है, ठीक है, इत्यादि। इसकी जांच कुछ और संख्याएं लेकर कीजिए। तो कुछ और संख्या लेकर हमने किया 5, 8, 9, और संख्या ले सकते हैं 12। तो 1 गुने 12, ठीक है। तो ये क्या है, एक सभी के गुणनखंड है, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। तो यहाँ से एक जो है प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। अब गुणनखंड आप समझ चुके, पता होगा, आप पिछले कक्षा में पढ़े थे गुणनखंड किसको बोलते हैं। तो आप देखिए, मान लीजिए एक गुणनखंड अभी थोड़ा समझा देते हैं कि एक संख्या है, कौन सा संख्या भाई, 12। 12 एक संख्या है, तो इसका गुणनखंड कहने का मतलब हुआ कि इसको कितने भागों में बांटा जा सकता है, बराबर बराबर भागों में बांटना है, उसी को बोलते हैं गुणनखंड। तो अगर हम इसको लिखते 1 गुने 12, तो हम क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि एक लंबाई लाइन है, ठीक है, इसको हम या तो 12 भागों में बांट सकते हैं, कितना कितना, एक एक मात्रक का दूरी होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। इस तरह से इस रेखा को बांटा जा सकता है, यहाँ से यहाँ तक इसको 12 भाग में बांटा गया, या फिर इसको एक ही भाग में रखा जा सकता है, ठीक है। उसी तरह से अगर इसको 12 का गुणनखंड और क्या होगा, इसको 3 गुने 4 होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक रेखा जो है इसको 3 भाग में, 3 बराबर बराबर भाग में बांटा जा सकता है, 1 2 3। यहाँ पे रुकिए, ये ठीक नहीं दिख रहा है। तो ये जो रेखा है 1 2, तो ये एक भाग हो गया, 2 भाग, 3 भाग। तो ये 3 भागों में बांटा गया, कितना संख्या को, इसको 12 को 3 भागों में बांटा गया। तो इसका दूरी कितना होना चाहिए, इसका दूरी 4 होना चाहिए, 4 4। अब तीनों चारों को जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4 को कितना बार जोड़ रहे हैं, 4 को आप 3 बार जोड़ रहे हैं, तो इसीलिए हम लिखे 3 गुने 4। या फिर इसको इस तरह से किया जा सकता है, इसको 4 भागों में बांटा जा सकता है, कितना कितना, 1 2 3 1 4। तो इसका दूरी कितना हो जाएगा, तब 3 हो जाएगा, 3 3 3 3, ठीक है। तीनों को जोड़ दीजिएगा तो यहाँ से 12 हो जाएगा आपको, ठीक है। तो गुणनखंड का मतलब यही हुआ, किसी भी संख्या को विभिन्न खंडों में बांटना, अलग अलग खंड में बांटना, बराबर बराबर भागों में बांटना, तब हो गया वो गुणनखंड हो गया। तो यहाँ पे आप देख चुके हैं कि एक जो है सभी संख्याओं के गुणनखंड है, ठीक है। एक भाग में किसी को भी सब संख्या को बांटा जा सकता है, ठीक है, एक एक भाग में, ठीक है। आगे देखते हैं। तो आगे क्या है, दूसरा पॉइंट हमारे सामने आता है कि क्या
7 स्वयं एक गुणनखंड हो सकता है? यहाँ पे 7 सिर्फ नहीं है, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। आपसे पूछा गया कि जो 7 है वो खुद का गुणनखंड हो सकता है क्या? क्यों नहीं हो सकता है भाई? हो सकता है। इसको देखिए, एक लाइन है, ठीक है, तो 7 हम बोले, ठीक है, तो 7 को क्या, 1 गुने 7, तो 7 भी तो गुणनखंड में आ रहा है, मतलब इसका लंबाई कितना होगा? 7 है, 7 मात्रक, ठीक है, तो 7 मात्रक को हम एक भाग में बांट रहे हैं, ठीक है, तो ये खुद भी एक गुणनखंड हो गया, ठीक है। तो कोई भी संख्या जो होता है खुद का गुणनखंड होता है, कोई भी संख्या, जैसे 7 हो गया, 8 हो गया, 9, 10, 12, 18, 20, कुछ भी संख्या को ले लीजिए, वो खुद का गुणनखंड होता है, ठीक है। आप 7 को 7 गुने 1 के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। 10 के बारे में, 10 के बारे में आप क्या कह सकते हैं? 15 के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो ठीक है, सोचना क्या है, लिख के दिखा दे रहे हैं भाई। 10 को किस तरह से लिखते हैं? 1 गुने 10, ठीक है। 15 को लिख सकते हैं 15 गुने 1, तो क्या हो रहा है? देखिए 15 भी आ रहा है, 10 भी आ रहा है, ये क्या है? खुद गुणनखंड है, खुद का। 10 10 का गुणनखंड है, 15 15 का गुणनखंड है, तो हम जो सोच रहे हैं ना, बस सही सोच रहे हैं कि ये गुणनखंड हो सकता है। तो सोचते हैं, आप देख सकते हैं कि प्रत्येक संख्या को आप इस रूप में लिख सकते हैं। हम कहते हैं कि प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है, तो कोई भी संख्या है खुद का गुणनखंड होता है, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट था। दूसरा रोचक तथ्य, ये रोचक तथ्य हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, गुणनखंड और गुणज के बारे में। पहला रोचक तथ्य हम पढ़ लिए, ये दूसरा रोचक तथ्य ये हो गया। तीसरा रोचक तथ्य पे आते हैं, समझते हैं उसको। 16 के गुणनखंड क्या है? यहाँ पे एक सवाल है कि 16 का गुणनखंड क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, 2, 4, 8 और 16, ये सब क्या है? 16 के गुणनखंड है, ठीक है। इन गुणनखंडों में क्या आप कोई कोई ऐसा गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं जो 16 को विभाजित न करता हो? 20 और 36 के लिए उपरोक्त कथन की जांच कीजिए। नहीं। अगर किसी भी संख्या का कोई भी गुणनखंड हो तो वो उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित करेगा। जैसे कि देखिए, 1 जो है, हम बोले कि 1 क्या है? 16 का गुणनखंड है भाई, तो हम इससे 1 से 16 को विभाजित करके देखते हैं, ठीक है। कितना बार में जाएगा? 16 बार में जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ? 0। तो हमारा शेष क्या होना चाहिए? शेषफल 0 आना चाहिए। अगर शेष 0 आ रहा है मतलब कह देंगे पूरी वो संख्या पूरी तरह से विभाजित है। अब 2 से विभाजित करके देखते हैं, 2 से 16 को, तो 8 दूना 16, फिर यहाँ पे 0 आया शेषफल। 3 क्या है? 4 से करके देखते हैं, 16, तो 4 चौके 16, तो 0 आया। तो देखिए सभी में शेष क्या आ रहा है? 0 आ रहा है, ठीक है। अगला करते हैं, 8 से करके देखते हैं, तो यहाँ पे 8 से विभाजित करके देखते हैं, 8 दूना 16, फिर 16 से करके देखते हैं, 16 एकम 16। अब देखिए ये क्या है? एक जो है संख्या वो क्या है? 16 का गुणनखंड है, ठीक है। एक जो है 16 का क्या है? गुणनखंड है, ठीक है। यहाँ पे एक जो है वो 16 का गुणनखंड है, 2 भी 16 का गुणनखंड है, 4 भी 16 का गुणनखंड है, 8 भी 16 का गुणनखंड है, 16 भी 16 का गुणनखंड है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 16 जो है उसको आप उसके गुणनखंड से विभाजित कीजिए। अगर शेषफल 0 आता है मतलब हम क्या कहें कि पूरी तरह से विभाजित हो चुका है। तो यहाँ देखिए आप सभी में शेषफल 0 आ रहा है, ठीक है, मतलब पूरी तरह से विभाजित हो गया है। तो सवाल यही पूछा जा रहा है कि क्या कोई भी जो गुणनखंड होते हैं वो उस संख्या को पूरी तरह से विभाजित कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, पूरी तरह से विभाजित करते हैं, तभी वो गुणनखंड कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए तो स्टेटमेंट क्या हुआ? अब वही आपको चेक करने के लिए बोल रहा है, 20 को करके देखिए, 36 का गुणनखंड निकाल के देखिए, करके देखिएगा तो वो भी होगा। आप करके देख सकते हैं खुद से। आप पाएंगे कि संख्या, ठीक है, आप पाएंगे कि संख्या एक संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का एक पूर्ण विभाजक होता है। पूर्ण विभाजक का मतलब क्या हुआ कि शेषफल कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए, ठीक है, 0 आना चाहिए, तब वो पूर्ण विभाजक होता है कोई भी संख्या, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये पता चल गया कि किसी भी संख्या का गुणनखंड जो होता है उस संख्या को पूर्ण रूप से विभाजित कर देता है। जैसे कि 2, 4, 8, 6, 16, ये 16 को पूर्ण रूप से विभाजित कर देता था। ये था तीसरा रोचक तथ्य। अब चौथा रोचक तथ्य को समझते हैं। इसमें क्या है? 36 के गुणनखंड क्या है? 36 का गुणनखंड आपको प्राप्त करने के लिए बोल रहा है। तो 36 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है? ये 1, 2, 17 और स्वयं 36 है। इनमें से
सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है? तो इनमें से सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा हो गया? 34 हो गया, सॉरी 34 का बोला है, 36 हमने पढ़ा, गलत पढ़ दिया। 34 का सबसे बड़ा गुणनखंड का है, तो 1 2 17, ठीक है, और 34 सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा हो गया? 34 हो गया। अन्य गुणनखंड 1 2 और 17 संख्या 34 से छोटे हैं। 64, 81 और 56 के लिए इस कथन की जांच कीजिए। अब एक रोचक तथ्य क्या हुआ कि जितना भी गुणनखंड हम निकालते हैं किसी भी संख्या का, तो यहाँ पे उदाहरण के रूप में जैसे कि 34 था, 34 का गुणनखंड हमने क्या क्या निकाला? 1 था, 2 है, 17 है, 34 है। तो 34 को छोड़ करके जो बाकी गुणनखंड हैं वो क्या है? 34 से छोटे हैं। 34 से क्या है? छोटे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि क्या ये चीज सभी संख्याओं के लिए मतलब सही है कि गलत है? तो आप 81 को भी जांच कर सकते हैं, 56 को भी जांच कर सकते हैं। तो जब भी आप ऐसा जांच कीजिएगा तो आप पाइएगा कि जो संख्या खुद है उसके अलावे जितने गुणनखंड होते हैं वो उससे छोटे होते हैं। 81 के साथ भी क्या होगा? 81 का गुणनखंड एक 81 भी है, ठीक है। तो 81 के अलावा जो गुणनखंड होंगे वो क्या होंगे? 81 से छोटे होंगे। इसको छोड़ के 81 को छोड़ करके, ठीक है। हम कहते हैं कि एक दी गई हुई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। तो 34 का जो गुणनखंड है, प्रत्येक इतना सारा गुणनखंड है, तो ये गुणनखंड क्या होगा? 34 से छोटा होगा या फिर 34 के बराबर होगा। तो ये देखिए 34 के बराबर ये वाला है, बाकी ये सब क्या 34 से छोटा है, लेकिन 34 से बड़ा नहीं हो सकता, ये याद रखना है। तो गुणनखंड है किसी भी संख्या का, तो उस संख्या से बड़ा कभी नहीं हो सकता है। ये इसका सबसे बड़ा और एक रोचक तथ्य हुआ, ठीक है। आगे समझते हैं। ये चौथा नंबर था। 5वां नंबर रोचक तथ्य को समझते हैं। 76 के गुणनखंडों की संख्या 5 है, ठीक है। जो 76 होता है उसका गुणनखंड का संख्या कितना है? 5 है। 136 के कितने गुणनखंड है? 96 के कितने गुणनखंड है? आप पाएंगे इनमें से प्रत्येक संख्या के गुणनखंडों की संख्याओं को गिन सकते हैं। संख्याएं 10,576, 25,642 इत्यादि जैसी बड़ी संख्या होने पर भी इन संख्याओं के गुणनखंडों को गिन सकते हैं, यद्यपि आपको संख्याओं को गुणनखंडित करने में कुछ कठिनाई अवश्य होगी। यहाँ पे इस तथ्य में बोला जा रहा है कि किसी भी संख्या का गुणनखंड कितना भी हो तो उसको आप गिन सकते हैं। ये बहुत बड़ा अच्छा चीज़ है। मान लीजिए 76 का गुणनखंड कितना कितना संख्या हुआ? आप यहाँ पे देखिए 34 हम यहाँ था ना, 34 का गुणनखंड का संख्या कितना है? 1 2 3 4 है, इसका गुणनखंड 4 है। उसी तरह 76 का गुणनखंड का संख्या कितना है? 5 है। तो आप क्या कर सकते हैं ना, जो गुणनखंड है उसको आप गिन सकते हैं। चाहे आप कितना भी बड़ा संख्या हो, उसको अगर गुणनखंडित आप कर दिए हैं, आपको पता चल जाएगा कितना गुणनखंड होगा उसका, ठीक है। उदाहरण के रूप में देखिए 10,576 और 25,642, इसका जितना भी गुणनखंड होगा उसको गिना जा सकता है। ये अनगिनत नहीं है, ये परिमित है। जो जिसको आप गिन सकते हैं उसको बोलते हैं परिमित, ठीक है, फाइनाइट। तो इसको गिना जा सकता है, ठीक है। लेकिन आपको क्या दिक्कत होगा? आपको उसका गुणनखंड प्राप्त करने में थोड़ा परेशानी हो सकता है, ज़्यादा टाइम लग सकता है, कठिनाई हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गिन नहीं सकते, उसको गिन पाइएगा, ठीक है। हम कह सकते हैं कि दी हुई संख्या को गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि किसी भी संख्या दिया गया हुआ है, जैसे 136 है, इसमें से गुणनखंडों की संख्या क्या है? परिमित है, मतलब फाइनाइट है, गिना जा सकता है, ठीक है। अब इसी का उल्टा हो गया है छठा तथ्य, रोचक तथ्य। तो छठा में क्या है कि 7 के गुणज क्या है? गुणनखंड को गिना जा सकता है लेकिन गुणज को नहीं गिना जा सकता है। स्पष्टतः ये 7, 14, 21, 28 है। आप पाएंगे कि इनमें से प्रत्येक 7 से बड़ा या उससे बराबर है तथा इस प्रत्येक संख्या के गुणजों के लिए सत्य होता है। इसकी जांच 6, 9, 10 के गुणजों के को लेकर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या है, 7 का गुणज क्या हो गया? 7 हो गया, 14 हो गया, 21 हो गया, 28 हो गया। ये सब क्या है? ये 7 से बराबर है या फिर 7 से बड़ा है लेकिन 7 से छोटा नहीं है। तो ये प्रत्येक संख्या का गुणज क्या होता है? किसी भी संख्या का गुणज क्या होता है? उस संख्या के बराबर होता है या फिर उससे बड़ा होता है, उससे छोटा नहीं होता है। आप जांच कर सकते हैं, 9 को ले सकते हैं, 6 को ले सकते हैं, 10 को ले सकते हैं। 6 को लीजिएगा तो 6 का गुना क्या क्या हो सकता है? 6 का गुणज क्या क्या हो सकता है? 1 हो सकता है, फिर नहीं 6 हो सकता है खुद,
फिर 12 हो सकता है, 18 हो सकता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या है, 6 से बड़ा है, ये 6 के बराबर है। तो गुणज क्या होता है, बराबर हो सकता है या फिर बड़ा हो सकता है, छोटा नहीं हो सकता है कभी, ठीक है। तो ये था, तो ये रोचक तथ्य यही बोलना चाहता है, छठा नंबर, ठीक है। हम यहाँ पे थोड़ा सा गलती बोल दिए थे कि जो इसका उल्टा है, 5वां नंबर का उल्टा, ये 7वां नंबर है इसका, ठीक है। 7वां नंबर में देखिए 5 की गुणज लिखिए, ये 5, 10, 15, 20 है। क्या आप सोचते हैं कि यह सूची कहीं समाप्त होगी? नहीं, यह सूची समाप्त होने वाली नहीं है। इसकी जांच 6, 7 इत्यादि गुणजों को लेकर कीजिए। तो देखिए 5 का यहाँ पे जैसे कि 5 का गुणज दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 10 दिया है, 15, 20, तो ये कभी अंत नहीं होने वाला है, ठीक है। कभी नहीं अंत होगा, क्योंकि 5 के बाद आगे 20 के बाद 25, फिर 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, कभी नहीं रुकने वाला है, ठीक है। आपको अगर जांच करना है तो किसी का गुणज और ले सकते हैं, किसी का गुणज लीजिए, उदाहरण के तौर पे 6 को लीजिए, 7 का गुणज निकालिए, तो कभी इसका गिना नहीं जा सकता है, कितना गुणज होगा आपको नहीं पता है। हम प्राप्त करते हैं कि एक दी हुई संख्या के गुणजों की संख्या अपरिमित होती है। तो देखिए अभी हमने सीखा था पहले कि दी हुई गुणनखंड, दी हुई संख्या का गुणनखंड का संख्या क्या होता है, परिमित होता है, मतलब उसको पता कर सकते हैं। लेकिन दी हुई गुणज का, दी हुई संख्या का गुणज का संख्या हम पता नहीं कर सकते हैं। जैसे 5 का गुणज क्या हो गया, 5, 10, 15, 20, को नहीं पता है कितना होगा। 7 का गुणज होगा, 6 का गुणज होगा 6, 12, 18, ऐसा करके बढ़ते जाइएगा तो पता नहीं चलेगा कितना होगा, इसको नहीं गिना जा सकता। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको इनफाइनाइट बोलते हैं, अपरिमित। तो यह था आपका 7वां नंबर रोचक तथ्य। 8वां नंबर रोचक तथ्य को देखते हैं। क्या 7 स्वयं का गुणज है? हाँ, क्योंकि 7 गुने 1 है, ठीक है, 7 स्वयं का गुणज है। क्या यह अन्य संख्याओं के लिए भी सत्य है? 3, 12, हाँ है। तो यहाँ पे हम कोई भी संख्या खुद का गुणज होता है, ठीक है। जैसे कि देखिए 7 है, 7 खुद का गुणज है यहाँ 7। उसी तरह से 3 को कीजिएगा तो क्या होगा, 3 गुने 1, 3 भी क्या खुद का गुणज है। 12 लीजिएगा तो 12 गुने 1, ठीक है, ये गुणज है, ठीक है। कोई भी संख्या होता है खुद का गुणज होता है। तो आप पाएंगे कि प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होता है, ठीक है, प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणज होता है, ठीक है। आपने देखा यहाँ पे 8 रोचक तथ्य आपने देखा अभी तक। तो ये सब गुणज और गुणनखंड का रोचक तथ्य थे, बहुत इंटरेस्टिंग था थोड़ा, और इसको याद रटने का कोई ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ समझने वाला बात है, ठीक है। इसको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी रटने की कोशिश नहीं करना है, समझ के देखिएगा, सब समझने वाला चीज़ है। आगे देखते हैं। 6 के सभी गुणनखंड 1, 2, 3 और 6 हैं, ठीक है। साथ ही 1, 2, 3, 4, 5, 6, ठीक है। 6 के जितने भी गुणज है, गुणनखंड है, क्या है, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनके जितने भी गुणनखंड हैं उसको हम जोड़ देते हैं, 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 6, तो कितना आया, हमें 12 प्राप्त हुआ, ठीक है। 12 को किस तरह से लिख सकते हैं, 2 गुने 6 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या प्राप्त हुआ, ये भी एक रोचक तथ्य है, ठीक है। इसको समझ सकते हैं। हम प्राप्त करते हैं कि 6 के सभी गुणनखंडों का योग 6 का दोगुना होता है। तो देखिए कोई भी संख्या है, 6 एक संख्या है, इसका गुणनखंड दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1, 2, 3, 6 दिया हुआ है। इनका योग अगर निकालते हैं 3 जोड़ 6 तो कितना आता है, 12 आता है। तो 6 का जो गुणनखंड है, इसका योग जो है कितना आ रहा है, इसका दुगना आ रहा है, 6 के दुगना आ रहा है, ठीक है। कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं, अब एक है, इसका दुगना आ रहा है। दूसरा चीज़ भी आप जांच कर सकते हैं, 28 को जांच करके देखिए। तो 28 में हम लोग देखें, इसका गुणनखंड क्या है, 1, 2, 4, 7, 14 है, 28 भी है। इसको जोड़ने पर कितना आ रहा है, 56 आ रहा है। 56 भी क्या है, 28 का दुगना है, ठीक है। अर्थात 28 के सभी गुणनखंडों का योग 24 का नहीं 28 का दुगना होगा, ठीक है। तो वह संख्या, यहाँ से एक आपको परिभाषा मिलता है, ठीक है। वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगना होगा, एक संपूर्ण संख्या कहलाती है, परफेक्ट नंबर कहलाती है। 6 और 28 एक संपूर्ण संख्या है। तो आपसे अगर जब भी, आपसे कभी भी अगर पूछा जाएगा कि संपूर्ण संख्या क्या होता है, तो आप क्या कीजिएगा, सबसे पहला काम करना है कि सबसे पहला काम उसका गुणनखंड आपको निकालना है। उसके बाद उसके गुणनखंडों को आपको जोड़ के देखना है। जोड़ के देखिए तो जोड़ने के बाद अगर उसका जोड़ उस संख्या के दुगना आ रहा है, तो आप कह सकते हैं कि वो संपूर्ण संख्या है, ठीक है, परफेक्ट नंबर है। जैसे कि उदाहरण लेते हैं, 10 लेते हैं, ठीक है। 10 का गुणनखंड क्या क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 10 हो सकता है। अब हम इसको जोड़ते हैं, 1 जोड़ 2 जोड़ 5
जोड़ 10 तो कितना आ रहा है? 10 5 15, 15 2 17, 17 1 18। तो ये कितना? 10 का दुगना नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये संपूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। संपूर्ण संख्या नहीं है। समझ में आया क्यों नहीं है संपूर्ण संख्या? क्योंकि 10 का आप गुणनखंड प्राप्त किए, उसको उसके गुणनखंड को जोड़ के आपने क्या किया? दुगना देखा कि दुगना है तो नहीं है, तो ये संपूर्ण संख्या नहीं हुआ। तो यहाँ से आपको एक चीज़ और पता चला कि एक संपूर्ण संख्या कौन होता है, कौन संपूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे कुछ उदाहरण दिया हुआ है, ठीक है। 68 के सभी गुणनखंडों को लिखिए। 68 का सब गुणनखंड को लिखना है। तो 1 गुने 68, फिर 2 गुने 34। तो आपको क्या करना है? गुणनखंड जब भी लिखने के लिए बोला जाएगा तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा? जैसे 68 है, ठीक है, तो इसको पहले 1 से विभाजित करके देखिए, तो ऑटोमेटिक है 1 से विभाजित हो जाता है 68, तो 68 बार में जाएगा, ठीक है। तो 0 0 आएगा। फिर 2 से विभाजित करके देखिए, तो 68 को फिर 2 से विभाजित किए, कितना आएगा यहाँ पे? 34 दूना 68, 34 दूना 68 कीजिएगा तो यहाँ क्या आएगा आपका? 0 आएगा, ठीक है। इस तरह से आपको सभी संख्याओं को करके देखना है, ठीक है। फिर 3 से करके देखिए, 3 से करके देखिए 68 को। 3 से विभाजित होता है तो नहीं विभाजित, 3 से विभाजित होगा, 3 कम 3, 3 दूना 6, ठीक है। तो यहाँ पे कितना है? 0। फिर 8, तो 8 उतारिएगा तो 3 दूना 6, ये कितना आएगा? 2 आएगा। मतलब शेषफल क्या आ रहा है? शेषफल कुछ आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है। ये कितना? 0 के बराबर नहीं है। तो क्या है? पूर्ण रूप से विभाजित नहीं हुआ। मतलब क्या हो गया? 3 है, 3 6 का गुणनखंड नहीं होगा, 3 6 का गुणनखंड नहीं होगा। इसी तरह से आपको जांच करना है। इस तरह से विभाजित कर करके देखिएगा तो जांच कीजिएगा तो पता चलेगा। तो यहाँ पे उदाहरण पे दिया हुआ है कौन कौन संख्या गुणनखंड है, कौन कौन नहीं है। तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 68 के गुणनखंड कौन 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 होंगे? 1 होगा, 68 होगा, 2 होगा, 34 भी होगा, 4 भी होगा, 17 भी होगा, 17 गुने 4। तो यहाँ पे देखिए ये रिपीट हो रहा है, 17 और 4, 17 4, तो 1 4 और 17 भी होगा। तो 1 2 4 17 34 68, ये सब क्या हो गया? इसके गुणनखंड हो गया। उसी तरह से 36 गुणनखंड प्राप्त किया गया इस तरह से। तो यहाँ पे आप सभी गुणनखंड प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल नंबर तीसरा में क्या पूछ रहा है? 6 के सभी प्रथम 5 गुणज लिखिए, वंचित गुणज लिखिए। तो ये भी आसान है। जब भी गुणज आपको प्राप्त करने के लिए बोला जाएगा तो आप क्या कीजिएगा? मान लीजिए कि 6 गुणज प्राप्त करना है ना, तो 6 से आप कीजिएगा, पहले 1 को गुना कीजिएगा 6, फिर 6 से 2 को गुना कीजिएगा 12, फिर 6 को 3 से गुना कीजिएगा 6 3 18, ठीक है। इस तरह से आपको निकालना है। उसी जगह आपको 10 का गुणज निकालने के लिए बोला, 5 10 गुणज, 10 का आपको प्रथम 5 गुणज लिखने के लिए बोला गया। तो हम क्या करेंगे? 10 को पहले 1 से गुना करेंगे तो 10 1 गुणज हो गया, फिर 2 से गुना करेंगे 20, फिर 3 से गुना करेंगे 30, फिर 4 से गुना करेंगे 40, फिर 5 से गुना करेंगे 50। तो ये क्या हो गया? ये प्रथम 5 गुणज हो गया, किसका? 10 का हो गया। इस तरह से आपको गुना करते जाना है, कुछ नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। बहुत ही आसान है ये सब। आगे देखते हैं आगे क्या है। अगला सवाल क्या है हमसे? प्रश्नावली 3.1 में क्या है? निम्नलिखित में से सभी संख्याओं का गुणनखंड प्राप्त कीजिए। तो ये बहुत आसान था, आपने उदाहरण यह देखा, यहाँ पे आप कर सकते हैं खुद से। निम्नलिखित संख्याओं को प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो प्रथम 5 गुणज आप लिख सकते हैं आराम से। यहाँ पे अभी देखा कैसे 10 का हमने कैसे निकाला। बस 5 को गुना करते जाना, पहले 1 से, फिर 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, उस तरह से करते जाना, तो गुणज प्राप्त होते जाएगा, ठीक है। स्तंभ 1 की संख्याओं का स्तंभ 2 के साथ मिलान कीजिए। तो यहाँ पे मिलाना है आपको। स्तंभ 1 में क्या है? 35 है। स्तंभ 2 में क्या है? 8। 35 किसका? 8 का गुणज है। तो यहाँ पे प्राप्त करना है, देखिए यहाँ पर ऐसे इसको समझते हैं। बहुत ही आसान है। 25 क्या है? 20 का गुणनखंड है? नहीं है। 20 क्या है? 20 का गुणनखंड है। 20 का गुणनखंड हो सकता है, खुद का गुणनखंड होता है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि 25 क्या है? 50 का गुणनखंड है। तो 50 जैसे लिखिएगा तो क्या होगा? 25 गुने 2, मतलब क्या हो गया? 25 क्या है? 50 का गुणनखंड है। तो यहाँ पे इसको इसे मिला सकते हैं इस तरह से, ठीक है। अब देखिए 15 क्या है? तो 15 देखिए कि किसका गुणनखंड है? 30 का गुणनखंड है। 15 किसका गुणनखंड है? 30 का गुणनखंड है। तो इसे मिला दिए, तो 15 है, 30 है, इसको लिख सकते हैं 15 गुने 30, मतलब क्या है? 30 का गुणनखंड हो गया 15, ठीक है। उसी तरह से 8 क्या है? 16 का गुणज है, ठीक है। 8 का गुणज क्या है? 16 है। 16 कैसे है? 8 है। 1 से पहले गुना किए 8 आया, 8 गुने 2 किए कितना आया? 16 आया। तो क्या हो गया?
16 क्या है, 8 का गुणज है, ठीक है। उसी तरह से एक बचा 35 का गुणज, 7 का गुणज कौन सा हो गया, 35 हो गया, क्योंकि 7 गुने 5 बराबर क्या होता है, 35 आता है। मतलब क्या हुआ, 35 क्या है, 7 का गुणज है, ठीक है। तो आज तक का मतलब यहीं पे समाप्त करते हैं आज का सेशन। उसके बाद अगला पढ़ना है भाज्य और अभाज्य संख्या पढ़ेंगे। यहाँ तक सब समझ में आ गया। चीज़ था गुणज और गुणनखंड के बारे में था, और सारा चीज़ था सब समझने वाला चीज़ था, कुछ भी रटने वाला बात नहीं है इसमें। अगर नहीं समझ में आता है वीडियो को बार बार देखिए, तो समझ में आएगा, और इसको देखते जाना है, ठीक है।